नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का वक्त हो गया है। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी हैं और आज शांतनु गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शांतनु जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे कार्यक्रम में आज आप पहली बार आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो विषय है देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपके लिए जाननी जरूरी है। उन तमाम खबरों में सबसे पहले बात होगी राम मंदिर की। आस्था का वो पुंज, वो राम मंदिर जिसमें हर भारतवासी, हर राम भक्त की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर चंदे में हो गई है चोरी और इसकी चर्चा कोने कोने में हो रही है। मंदिर में जो चंदा आता है उसमें हेरफेर की खबर से जो रामलला के भक्त हैं उनमें बहुत निराशा है, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा भी है कि योगी सरकार मामले की जांच कराकर सच्चाई सामने लाएगी और उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देगी। योगी सरकार ने मामले के सामने आने के साथ साथ 24 घंटे के अंदर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच सुपर एक्शन मोड पर हो रही है। आज जांच का दूसरा दिन है। आज एक बार फिर टीम मंदिर में पड़ताल करेगी। इससे पहले सोमवार को एसआईटी की टीम ने देर रात करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट पदाधिकारियों से, बैंक कर्मचारियों से, सेवादारों से पूछताछ की और इसके बाद दान पात्रों से आए कैश और उसे गिनने से लेकर लॉकर तक रखने के प्रोसेस को पूरा समझा। इसके साथ ही राम मंदिर के दान पात्रों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई। सूत्रों की माने तो चढ़ावे की रकम की गिनती और प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राम मंदिर के कुछ कर्मचारी पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ही कम सैलरी, मतलब जिनकी मात्र 18-20 हजार सैलरी है, सोचिए उसमें वो करोड़पति हो गए, जमीनें खरीद ली, बंगले बना लिए, रातों रात मालामाल कैसे हो गए। एक बार उन किरदारों के बारे में आपको बता देती हूं जिनके नाम राम मंदिर चंदा चोरी में सबसे ज्यादा चर्चा में है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, इनकी अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों का पता चला है। दूसरा नाम है मनीष यादव का, जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति राम मंदिर में करवाई। वो भी चंदा गिनने के काम में लगा हुआ था। टिन्नू यादव के भतीजे से 36 लाख कैश बरामद किया गया है। अब मंदिर से चढ़ावे की चोरी में लवकुश मिश्रा नाम का एक शख्स भी सामने आया है। उसका साला अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। लवकुश पहले कार मैकेनिक था। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी तेजी से बदलने लगी। अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने 65 लाख रुपए में एक घर खरीदा। केडी तिवारी नाम का एक और शख्स जिस पर सोने चांदी के जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी है, केडी तिवारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली। यह भी जांच के दायरे में है। अयोध्या के खालेपुरवा के रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है। राजेश पाठक नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है। तो ये वो नाम है जो अभी तक सामने आ गए हैं। अब एक जानकारी आप और ले लें, चढ़ावे की चोरी ये हुई कैसे और इसका खुलासा कैसे हुआ। चढ़ावे की गिनती के बाद नोटों के बंडलों को मंदिर के लॉकर में रख दिया जाता है और अगले दिन बैंक में रकम जमा कर दी जाती है और इस दौरान पूरी सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती रहती है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में यह पता चलता है कि ट्रस्ट के कुछ लोगों ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर चढ़ावे की चोरी की। ये लोग नोटों के बंडल में 100 से ज्यादा नोट रख देते थे। 500 के नोटों की गड्डी में से 100 के बजाय 150 की रकम जमा कर देते थे और इसके बाद रकम लॉकर में रखने से पहले एक्स्ट्रा नोट गड्डियों से निकाल कर ले जाते थे। इतनी बारीकी से सज्जन जी चोरी हो रही थी। शांतनु जी, ऐसे चोरी हो रही थी, ऐसे ही कोई 4-5 साल में करोड़पति नहीं बन जाता, किसी की बिल्डिंग नहीं बन जाती। और जो 18-20 हजार की सैलरी में है वो दान पात्रों से कैसे चोरी कर रहा था। सीसीटीवी जो लगे हुए थे वो चेक हुए, कभी बंद पाए गए, कभी चालू पाए गए, तब ये सारा राज खुला है। एक एक किरदार की बात कर लेते हैं। चंपत राय के सहयोगी से शुरू करते हैं। जी देखिए, यहाँ पे जो मंदिर अभी तो 2.5 साल हुए हैं, फरवरी 2024 की बात है। 5-6 साल में पहले जब मंदिर नहीं बना था, ये चढ़ावा जो आना शुरू हुआ है बड़ी संख्या में, चूंकि आस्था की बात है, प्रतिदिन औसतन लगभग 1 लाख लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो दर्शन की व्यवस्था तो बहुत ही सुचारू है, लेकिन ये जो आप बता रही हैं ये अभी 750 करोड़, और लोग बता रहे हैं कि ये बढ़ सकता है, मतलब हो सकता है कि ये 100 करोड़ से ऊपर भी चला जाए, जिस तरह की बात है। तो ये निश्चित तौर पे आप देखें कि इसमें वो सारे कर्मचारी जिनके ऊपर जो चढ़ावा था, चाहे वो पैसों का हो चाहे गहनों का हो, उसको गिनने का और फिर उसे बैंक के पास सुपुर्द करने की जिम्मेदारी थी। उसमें ये टिन्नू यादव हैं, लवकुश मिश्रा है, ये सब लोग हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण आप देखिए, ये कहना कि उनकी सैलरी कम थी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। आप गुरुद्वारों में जाए, आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप कैरियर करने या जॉब करने के लिए केवल नहीं जा रहे हैं। नहीं सर, उनकी सैलरी से मेरा इशू ये था कि जो 18-20 हजार कमा रहे हैं वो करोड़ों कैसे, हाँ, वो संपत्ति कैसे कर रहे हैं। और आप जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आप तिरुपति मंदिर की बात करें, वहां का भी तो मैकेनिज्म है काम करने का, वहां कैसे चोरी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी यहाँ पे जो है, अभी भी वहां पे जो ट्रस्ट है उसमें आप देखिएगा, ट्रस्ट के जो भी सदस्य, चंपत राय वो तो खैर विश्व हिंदू परिषद के सिंगल जी के बाद सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग नियुक्त हो रहे हैं वो एक दूसरे की सिफारिश पे हो रहे हैं। कि मान लीजिए उनके साथ पहले से कोई सहयोगी है, वो आया, लवकुश मिश्रा है, उसने किसी और को रिकमेंड किया कि आप उसे ऐसे संवेदनशील जगह पे बिना इसका संज्ञान लिए कि भाई उस आदमी का चरित्र क्या है, पैसे के बारे में ये करना, वही दिखा रहा है कि देखिए आप एडहॉक बेसिस पे लोगों को किसी के सिफारिश पे रख दे रहे हैं, और ये मंदिर के साथ हो रहा है। ये वही चीज है जो हम बाकी जगहों पे भी देख रहे हैं कि किसी के सिफारिश पे कोई जा रहा है और फिर उसके बाद आपके पास गबन का मामला सामने आ रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ शांतनु जी, जब आस्था की बात आती है तो इस वक्त सबको चोट लगी है। और मैं इसमें हालांकि राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन हर मसले का एक राजनीतिक इम्प्लीकेशन होता है। योगी जी के सामने ये बात आई, उन्होंने 24 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन एक क्रेडिट आपको अखिलेश यादव को भी देना होगा। सबसे पहले इस मामले का खुलासा उन्होंने किया कि भाई चंदे की चोरी हो रही है। मतलब पॉलिटिकली बड़े व्यक्ति ने करा, बात तो पहले मीडिया में आनी शुरू हो गई थी और उसी मीडिया की बात को पिक करके ही उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा। देखिए, जो मंदिर का ट्रस्ट है उसके प्रेसिडेंट हैं महंत, अगर आप देखेंगे तो सारे उसमें अधिकतर स्वामी लोग हैं। महंत नित्य गोपाल दास जी उसके प्रेसिडेंट हैं। चंपत राय जी जो वीएचपी में, जैसा सज्जन भाई ने कहा कि अशोक सिंघल जी के बाद सबसे बड़ा उन्हीं का नाम आता है। फिर जो ट्रेजरर हैं, ट्रेजरर मतलब जिसके पास धन का, वो गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। तो ये सब बिल्कुल जैसे कहा किसी भी तरह के शक से बिल्कुल दूर है। हाँ, ये जो ट्रस्ट है इसके ऊपर हम बार बार ट्रस्ट कह रहे हैं। देखिए, एक तो ये हमें मानना पड़ेगा ये एक प्राइवेट मंदिर है। प्राइवेट मंदिर से मेरा मतलब क्या है, जैसे साउथ में, जैसे खासकर कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में सारे मंदिर सरकार चलाती है एंडाउमेंट एक्ट की तरफ से। लेकिन और उत्तर प्रदेश में भी जैसे जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो सरकार के पास आता है, लेकिन ये मंदिर सरकार के पास नहीं आता है। सरकार के इसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, जैसा कोर्ट ने कहा था। तो उसमें शायद अवस्थी हैं, उसमें नृपेंद्र मिश्र भी हैं। वो तो अब सरकारी नहीं रहे क्योंकि अब वो सरकार से बाहर हो चुके हैं। बल्कि मेरे ख्याल से उसमें सीआईसी भी हैं, हमारे ये ज्ञानेश कुमार भी हैं उसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से। तो लेकिन उस तरह से सरकारी मंदिर नहीं है वो, तो वो किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, वो ट्रस्ट का मंदिर है। अब इनमें से किसी पे शक करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। हाँ, आपने जो कहा प्रक्रिया क्या है, एक बार ऐसा हुआ जब मैं तिरुपति गया तो मुझे प्रणाली का सामने से कैसे खुद पता लगा। जैसे वो हुंडी होती है, बड़ी बड़ी हुंडियां होती हैं, जब उसको लॉक करते हैं तो उस समय जो भी 4-5 दर्शालु होते हैं उनको सामने बुला लेते हैं रैंडम, जिससे वो रैंडम सिलेक्शन हो, और उनके सामने देखते हैं कि हम लॉक कर रहे हैं, सील मार रहे हैं, आप भी साइन करें। तो मैंने भी एक बार साइन करने का मौका मिला क्योंकि मैं खड़ा था उस समय सबसे आगे। तो मुझे पता लगा, फिर मैंने पता लगा जब हम लोग थोड़ी सी जानकारी के, बिल्कुल ठीक बात, तो देखा कि वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले वो हुंडियों को लॉक करा जाता है, लोगों के सामने करा जाता है, बाहर का कोई व्यक्ति होता है, और फिर वो कई स्टेजेस पे जाता है। फिर उसकी गिनती होती है, गिनती करके उसकी टेबुलेशन होती है, उसके बाद वो सबके, किसी के 1 बैंक, किसी के 2 बैंक में वो पैसा जाता है। लेकिन जो सबसे मुश्किल है यहाँ से गिनती तक, क्योंकि यहाँ पे आपने उसे काउंट तो नहीं करा। मैंने जब देखा तो मैंने तो देखा आपने सील मारा है, तो मैंने दर्शालू बस सील को सत्यापित करा, मैंने उसकी काउंटिंग तो नहीं करी, इतने सारे पैसे थे उसमें तो। लेकिन वो बीच में काउंटिंग का प्रोसेस खराब हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से प्रोसेस की दिक्कत है। सज्जन भाई की एक बात से मैं शायद उतना नहीं कॉन्कर करूंगा कि उन्होंने कहा कि वो लोग कितने विश्वास क्यों। देखिए, विश्वास आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ा प्रोसेस है। केवल प्रोसेस, टेक्नोलॉजी से ही ये मैप हो सकता है। इतना सारा पैसा, विश्वास वाला व्यक्ति भी उतना पैसा देख के उसका विश्वास ऋण हो सकता है।
एक से एक लोगों ने गड़बड़ करी है। तो केवल प्रोसेस क्या है उसका, वो कैसे जांच हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। आजकल तो केवल कैमरे से सब कुछ नहीं, तो इसमें तो फिर ट्रस्ट को सोचना चाहिए कि उन्होंने इस प्रक्रिया को उतना ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाया और टेक्नोलॉजी लेड क्यों नहीं बनाया। बहुत ही एडहॉक बेसिस पे रहा कि आपने किसी को रिकमेंड किया, वो अपने किसी भाई भतीजे को लेके आ गया। बिल्कुल ये प्रक्रिया ढीलापन दिखाता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जा रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अगर 1 रुपए भी एक श्रद्धालु दे रहा है तो भी 30 लाख 31 लाख जो है वो आपका हो जा रहा है ना। लेकिन अब आप ये देखें, समाजवादी पार्टी राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को मुद्दा बना रही है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि प्रदेश में IIT बननी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से SIT बन रही है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चढ़ावे में चोरी की बात तो अयोध्या का हर शख्स जानता है। 7 दिन से चर्चा हो रही है, लेकिन ट्रस्ट चुप है, सरकार चुप है, कोई कुछ नहीं बता रहा। आज बहुत दुखित मन से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभु श्री राम की मर्यादा खंडित हो रही। ये मामला राज्य का नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है और ये जांच SIT से निष्पक्ष होने की संभावना कम है। स्वतंत्र जांच, निष्पक्ष जांच, किसी का दबाव ना हो, तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर, उच्चतम न्यायालय पर बड़ा भरोसा है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद सब पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अब राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को प्रभु राम की याद आ रही है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं। अब उनको आस्था याद आ रही है, अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बन करके प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। एक क्विक कमेंट इस पर शांतनु जी, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति आज तक अयोध्या नहीं गया, अखिलेश यादव के घर से अगर वो शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास, 1.5 घंटा नहीं लगेगा उनको मंदिर पहुंचने में। आज तक मंदिर नहीं गए, उनकी पत्नी मंदिर नहीं गई। अवधेश प्रसाद जो वहाँ रहते हैं, वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर रहते हैं, 2 साल लग गए उनको मंदिर जाने में। आज वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई तो भाई गड़बड़ी एक प्राइवेट ट्रस्ट है, उसके प्रोसेस में गड़बड़ हो गई, बिल्कुल ठीक है, उसकी जांच होगी, पता लग जाएगा। वो चोरी एक प्राइवेट जगह में चोरी हो गई, अगर इंडिया टीवी के अगर ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसमें योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है, उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं, सरकार का कोई व्यक्ति अंदर नहीं है, ना उसका कोई प्रोसेस है वहाँ पे, ना सरकार की कोई, सरकार ने तो वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखी है बाहर केवल पुलिस की। तो लेकिन क्योंकि लोगों को नहीं पता तो गुमराह करना वही उनकी राजनीति है। तो ठीक है, जिसको तो आज तक राम मंदिर नहीं गया, उसको एकदम से राम मंदिर पे जब दिक्कत हुई, जब वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो एकदम से रोटी सेकने आ गए, तो लोग समझ जाएंगे। 24/7 के मीडिया के समय में आजकल लोग समझ जाएंगे इस साजिश को। आइए बंगाल की एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। अयोध्या की तस्वीर के बाद ना कोलकाता में बारिश हो रही है, ना धूप खिली थी, लेकिन फिर भी अभिषेक बनर्जी छाता ताने चल रहे थे। हैरानी जरूर होगी, लेकिन तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये डर किसका है ये आप भी जानते हैं। ये डर अंडों का है, ये सड़े गले टमाटरों का है। 1.5 महीने पहले तक जिन नेताओं की तूती बोलती थी, अब वो एग अटैक से बचने के लिए छाता लेकर चल रहे हैं। दरअसल बंगाल में पब्लिक टीएमसी नेताओं पर लगातार अंडे फेंक रही है। 30 मई को पहले टीएमसी महासचिव और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना जिले के सुनारपुर में अंडों का अटैक हुआ। तो वहीं 14 जून को हुगली में टीएमसी नेता स्वपन नंदी पर भी अंडों की बौछार हुई। अब कल टीएमसी विधायक कुणाल घोष भवानीपुर में अंडों का सामना करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। दरअसल जब वो ममता बनर्जी के घर की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान जैसे ही उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू की, एक स्थानीय युवक ने उनके ऊपर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। 2 अंडे कुणाल घोष को लगे। इस हमले से कुणाल घोष सकपका गए और अंडे फेंकने वाले युवक की तरफ देखने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उस युवक को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं था। हालात तो ये हो गए कि अभिषेक बनर्जी भी छाता लेकर निकलने पर मजबूर हैं ताकि अंडों के अटैक से बचा जा सके।
दरअसल ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार, कट मनी, तोलाबाजी से पब्लिक बड़ी परेशान थी, इसलिए वो अपनी इस गुस्से को, इस नाराजगी को अंडे अटैक से जाहिर कर रही है। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया, ये हम लोग का ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। आपका घर क्या है यहाँ पर ही? हम लोग लोकल ही, हाँ लोकल ही हम लोग। क्या गलत किया? गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है, बहुत गलत काम किया लोग। असम, बंगाली सब। आपने कुणाल घोष पर अंडे फेंकने वाले शख्स को तो सुन लिया। ममता सरकार में हुए अत्याचार की वजह से वो गुस्से में था, अंडा फेंककर उसने अपने गुस्से का इजहार भी कर दिया। वहीं टीएमसी नेताओं पर लगातार, और ममता बनर्जी के नेता इससे बड़े दहशत में हैं, उन्हें घर से निकलने में डर लगता है। हालात ये हो गए हैं कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर जाने में उन्हें डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा, ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? मैं तो आप लोग का रिक्वेस्ट में, पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोष है? अपना दया करे जनरो सर विक्षोभ कथाटी बोल। जो बात कुणाल घोष कह रहे हैं उसकी एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है सज्जन जी। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के घर तो ऐसे कोई जाएगा ही नहीं, और ममता बनर्जी के घर जहां पर नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कतार लगी रहती थी, वहां पर अगर नेता जाना बंद कर देगा तो फिर ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का क्या होगा? नहीं, वो तो दिख रहा है क्या हो रहा है और क्या होगा। लेकिन देखिए, हालांकि ये सब होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका संदर्भ भी समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक सत्तारूढ़ पार्टी कहीं भी अपने विपक्ष से लड़ती है, विरोधी नेताओं को टारगेट करती है। टीएमसी के रूल में क्या हुआ था कि जमीनी स्तर पे पब्लिक को टारगेट, आप कहीं अपनी कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिना पार्टी की अनुमति के नहीं करेंगे, आपने किसी चीज का विरोध कर दिया तो वहां पे आपके साथ गुंडागर्दी हो जाएगी। और तो और छोड़िए, जब भी आप बंगाल में जाएं, लोगों से बात करें, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बोलना अपने आप में अपराध था कि शाम में उनके पास अटैक हो जाएगा। तो ये एक ऐसा अनुभव है समाज का, वहां के लोगों का, जहां पे टीएमसी के हर नेताओं की गुंडागर्दी जो है उसकी स्मृति इनके पास अभी ताजा है। तो वैसे में आक्रोश दिखता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे पहले जो होता था कि जान मार दिया जाता था, ये उसके तुलना में ये काफी, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। लेकिन ये भी देखिए कि कभी हेलमेट और कभी छाते की जरूरत आपको पड़ जाए तो ये भी दिखाता है कि आपकी प्रासंगिकता अब जनता के नजर में क्या है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये आम जनता है जो एक समय ममता बनर्जी को वोट देके सीपीएम के खिलाफ सत्ता में लाए थे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये पिछले 10 सालों में 2018 के बाद गुंडागर्दी करके, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके सफेद साड़ियां भेजी जाती थी औरतों को कि विधवा होने के लिए तैयार हो जाओ। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का दी एंड दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, 1991 से कई चुनाव हो गए, बहुत सारी पार्टियां हारती हैं, लेकिन ऐसा आक्रोश आपने आज तक देखा है कभी क्या? नहीं, अंडे वाला तो नहीं देखा किसी भी तरह का। ऐसे पब्लिकली किसी भी हारी हुई पार्टी को, बहुत सारी पार्टियां हारी हैं, भाजपा हारी है, कांग्रेस हारी है, और पार्टियां हारती हैं, सपा हारी है, लेकिन ऐसा विरोध कभी नहीं देखा। ये जो अंदर लोग भरे बैठे हैं, ये बिल्कुल अलग लेवल का है मेरे ख्याल से। जो लोगों में आक्रोश है, जैसा उन्होंने कहा कि मतलब कांग्रेस ने ऐसे कम से कम 8-9 वीडियो हैं जो कांग्रेस ने अपने ऑफिस से रिक्लेम करे हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं। अभिषेक बनर्जी फिर क्या करेंगे जिनके ऊपर खुद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? उनके पास तो उनके ऊपर तो सीधे सीधे केस हैं, उनके पास तो उनको सीआईडी से जितना बच पाए, अब उनकी गवाही हो गई है। और ऐसा हर नेता पे होगा। तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ममता बनर्जी बुलाएंगे अपने विधायकों, सांसदों, कोई जाएगा क्यों? क्योंकि एक तो पब्लिक शेमिंग का भी सबको डर होगा, क्योंकि नेता के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी पब्लिक शेमिंग। हमने देखा है कैसे आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है, कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। ममता बनर्जी से मिलने के लिए उनके विधायक और सांसद जा नहीं पा रहे हैं, और मुश्किल सिर्फ यहीं तक नहीं है, जो सांसद हैं भी वो कितने दिनों तक सांसद रह पाएंगे उसके ऊपर भी सवाल है। कल्याण बनर्जी की बात कर रही हूं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर काकोली की शिकायत सही पाई गई तो कल्याण बनर्जी की संसद सदस्यता पर ग्रहण लग सकता है। काकोली घोष ने 28 मई को कल्याण बनर्जी के खिलाफ स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कल्याण बनर्जी पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे, जैसे महिला सांसद का अपमान करना, महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना। इसकी शिकायत और जांच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू कर दी है। हालांकि इस पर कल्याण बनर्जी का कहना है, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। बयान सुनिए आप उनका।
যা করেছে সে যা করেছে সে পরে দেখা যাবে স্পিকার যদি কোনো পদক্ষেপ নেই তখন দেখবো ঠিক আছে कॉम्प्लेन जब होगा जब कॉम्प्लेन मूव करेगा पुलिस ने केस देगा तो उस टाइम हम बोलेगा अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं संसद सदस्यता जाने वाली है क्या? देखिए वो वकील हैं और उनका बड़ा नपा तुला है। वो जब भी देखिए आप पे आरोप लगता है और वो गलत आरोप पर आप चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बड़ा कैलकुलेटिव जवाब दे रहे हैं, जब आएगा तब देखेंगे, मैं तो वकील हूँ, निपटा लूंगा, मुझे पता है कितना लीगल है। तो उससे पता लग रहा है कि बहुत सारे उनके पास इल्जाम हैं। ऑलरेडी प्लान है। देखिए ये लूज टॉक करते रहे हैं। एक बार याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोल दिया था कि लेडी किलर है क्या, मोहिमा मोइत्रा के बारे में पब्लिकली इनका स्पैट हुआ था और बहुत ही बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। और जब राज्यसभा वो एक्टिंग कर रहे थे और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, यही उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ, तो उस हाँ। तरीके से देखिए बहुत ही बैड टेस्ट में इनका ये हमेशा कमेंट रहता है, बहुत ही बिलो द बेल्ट। तो वो गरिमा जो होती है, मर्यादा होती है, तो ये तो हम लोग देख रहे हैं। काकुली घोष जो कह रही है, हो सकता है पर्दे के पीछे और भी ज्यादा हो। इनका संगीन व्यवहार हो, तो उस तरीके से उसमें एक सत्यता की गुंजाइश दिख रही है। लेकिन देखते हैं अब कल्याण बनर्जी कितने दिनों तक सांसद रह पाते हैं या नहीं, और सांसद रह भी पाते हैं तो पार्टी में कोई जान रह पाती है या नहीं।